हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। कल मैंने वीडियो बनाई थी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड के ब्रांडेड फर्टिलाइज़र्स कहाँ से ले। तो वो वीडियो फ्रेंड्स मैंने प्राइवेट कर ली है, यानी कि हटा दी है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मैं अभी वीडियो में आपको कुछ बता नहीं सकता ऐसा। लेकिन अगर आपको फर्टिलाइज़र चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे एमजे गार्डनिंग ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अच्छे ब्रांडेड फर्टिलाइज़र दिलवा सकता हूँ। और सेम मैं वर्धमान के फर्टिलाइज़र्स अब से यूज़ करना शुरू कर लूँगा। सेम जहाँ से मैंने आपको रिकमेंड किया है वहाँ से ही मैंने फर्टिलाइज़र लेने हैं। तो अगर आपको फर्टिलाइज़र लेने हैं तो एमजे गार्डनिंग ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो ये टॉपिक पे रहेगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। देखिए, मैंने जो प्रूनिंग डेट डिसाइड की है मेरे रोज़ेज़ के लिए वो है 20 से 25 नवंबर। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स, मुझे अपने रोज़ेज़ को फीडिंग देनी होगी, या वो होगी 30 दिन पहले। यानी कि 20 से 25 नवंबर को अगर मैं फीडिंग दे रहा हूँ, उससे एग्जैक्टली 30 दिन पहले, 30 या 25 या 25 से 35 के दिन बीच में आपको फीडिंग दे देनी है। यानी कि 25 अक्टूबर से लेके 20 से 30 अक्टूबर के बीच में आपको फीडिंग दे देनी है, ऑर्गेनिक फीडिंग दे देनी है। भले ही वो प्लांट आपका सिंडर में हो, आपका प्लांट मिट्टी में हो, या तो आपका प्लांट कोकोपीट में हो, ये तीनों दिन मीडिया में आपको फीडिंग देनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे, सर आपने तो कोकोपीट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल मना किया है और अभी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हो। देखिए, कोकोपीट में मैंने, जब भी आप कोकोपीट को रेडी करते हो, कोकोपीट को आप पॉटिंग मिक्स उसकी रेडी करते हो, तब आपको कोई भी ऑर्गेनिक फीडिंग उसके अंदर मिक्स नहीं करनी है। इससे जो प्लांट का जो मीडिया है वो चिकनाहट पकड़ेगा, ज़्यादा वो चिकना रहेगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट के अंदर रॉटिंग क्रिएट हो सकती है। और दूसरी चीज़, जो हम प्लांट को तैयार करने के लिए, उसके रूट सिस्टम को तैयार करने के लिए, फ्लावरिंग्स के लिए तैयार करने के लिए जो फीडिंग देने वाले हैं, वो फीडिंग का डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा कि वो फीडिंग आपके प्लांट को किस हिसाब से काम आएगी। और कोकोपीट में जो फीडिंग की क्वांटिटी मैं बताने वाला हूँ वो तब बताऊंगा जब मैं अपने प्लांट के अंदर कोकोपीट के अंदर फीडिंग देने वाला हूँ। तो कोकोपीट में जो फीडिंग की क्वांटिटी होगी वो मिट्टी और सिंडर की क्वांटिटी में थोड़ी सी कम होगी। कितनी क्वांटिटी होगी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं अपने रोज़ेज़ के ऊपर काम करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस हिसाब से फीडिंग करनी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरा एक चिट बना के रखा हुआ है और ये मेरे लिए भी काम यूज़फुल रहेगा। तो कौन कौन सा फर्टिलाइज़र हमें चाहिए हमारे रोज़ेज़ के लिए, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन हमें रेडी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें वर्मी कॉम्पोस्ट लेना है 5 kg, बोन मील लेना है 2.5 kg, 2.5 kg, नीम खली लेनी है हमें 2 kg, एसएसपी फर्टिलाइज़र सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र हमें लेना है 250 ग्राम, और स्टेरा मील हमें लेना है 1 kg, हूफ एंड हॉर्न मील 1 kg, और ब्लड मील ये ऑप्शन है, ब्लड मील ऑप्शनल है। तो अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए, नहीं लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको लेना है 1 kg। तो ये पूरा फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र में एक दिक्कत ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल्स से रिलेटेड हैं। अब ये जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस होगी, क्योंकि कुछ लोग नॉनवेज वगैरह खाते नहीं हैं और उनको ये सिर्फ सारी चीज़ें गंदी लगती है और गार्डन में वो एंटर नहीं करना देते। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये चीज़ नहीं डालनी है अपने रोज़ेज़ में, तो बाद में आप सिंपल वर्मी कॉम्पोस्ट, बाद में नीम खली, सिंगल सुपर फॉस्फेट ये डाल के आप अपने पौधों को तैयार कर सकते हो। और साथ में अगर आपको मस्टर्ड केक अप्लाई करना हो कर सकते हो। मस्टर्ड केक आप 250 ग्राम जितना लीजिए, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें एक ऑर्गेनिक फीडिंग, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन अभी और ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन अभी रेडी कर लेना है, और हमें प्रूनिंग के एग्जैक्टली 30 दिन पहले ये अप्लाई करना होगा। अब सबसे पहले जो चीज़ें हैं जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसकी इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स ही क्यों लिए हैं। देखिए, वर्मी कॉम्पोस्ट आप सभी को पता है एक नॉर्मल फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसके अंदर दुनिया भर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है जो हमारे प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है फ्रेंड्स बोन मील। बोन मील भी आपको पता है कि बोन मील फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है।
तो उसके अंदर प्लांट को फॉस्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। तो इसलिए बोन मील ज़रूरी है। बोन मील का रोल आपको सभी को पता है। अब बात आएगी नीम फर्टिलाइज़र। नीम फर्टिलाइज़र यानी कि नीम केक या तो नीम पाउडर जो भी आप यूज़ करते हो। अब नीम पाउडर या तो नीम फर्टिलाइज़र की वजह से आपके जो प्लांट के अंदर फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी ऐसी डेवलप होगी जिसकी वजह से आपके प्लांट के जो मीडिया के अंदर फंगल इन्फेक्शन जो भी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि नीम फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है, तो आपके प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलेगा जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर लीफ ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो सकती है। बाद में आता है स्टेरामील। अब स्टेरामील बेसिकली एनिमल जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट रहता है उसका कॉम्बिनेशन पूरा बनाया जाता है। मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टेरामील एक एनिमल जो डेड एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसका पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और वो बाद में आगे चल के प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा वेस्ट पूरा इकट्ठा करके आपको दे दिया, ये इनका प्रोसेस नहीं रहता। स्टेरामील को वो लोग पूरा कंप्लीटली धो देते हैं, बाद में उसको स्टीम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, साफ़ करके बाद में वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस तरह का फर्टिलाइज़र होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मेली और गंदा रहता है। स्मेल तो रहती है, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हुआ उसकी एक दुर्गंध रहती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू जो कच्चा फर्टिलाइज़र रहता है उसके कंपैरिजन में उसकी दुर्गंध कम रहती है। अब स्टेरामील का रोल क्या है? देखिए, स्टेरामील का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टेरामील एक्चुअली सबसे पहले तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को डेवलप करेगा। जब भी आप अपने प्लांट के अंदर प्लांट कोई ऐसी स्टेज में जा रहा हो जहाँ पे आपने उसको फर्टिलाइजर्स अभी फीडिंग बंद कर दिया हो, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस क्रिएट हो रहे हो, तो ऐसे में फ्रेंड्स प्लांट के पास नए रूट्स डेवलप करने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी मीडिया के अंदर चलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी प्लांट को नेचुरली फर्टिलाइजर्स और नेचुरली न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना शुरू कर लेंगे। स्टेरामील का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि प्लांट को एक रेजिस्टेंट पावर मिलेगी, यानी कि प्लांट की इम्यूनिटी को वो बढ़ावा देगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्रिएट होती है जिसकी वजह से प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। प्लांट के अंदर एक रेजिस्टेंट पावर, यानी कि अगर आपके प्लांट के अंदर फंगस वगैरह लगता है तो खुद की एक रेजिस्टेंट पावर प्लांट के अंदर डेवलप होती है, जो स्टेरामील की वजह से होती है। नीम फर्टिलाइज़र भी माइक्रोबियल एक्टिविटी डेवलप करता है, रेजिस्टेंट पावर डेवलप करता है। बाद में आता है हूफ एंड हॉर्न मील। अब हूफ एंड हॉर्न मील भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। मैं इसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि ये एक एनिमल प्रोडक्ट है और उसको भी आगे प्रोसेस किया जाता है और बाद में आगे उसको पूरा कम्प्लीटली वॉश करके बाद में उसको स्टीम करके वो लोग पैकेट में भरते, सूखा के पैकेट में भरते और बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हूफ एंड हॉर्न मील है बेसिकली हाई इन नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन लेवल्स उसके अंदर बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेगी। जब भी आप अपने प्लांट के अंदर प्रूनिंग करने वाले होते हो, प्रूनिंग करने के बाद आपके प्लांट के अंदर लीफ ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फटाफट आपका प्लांट शूट मारना स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि प्लांट जल्दी उठ जाना चाहिए। और हूफ एंड हॉर्न मिल की वजह से आपके प्लांट प्रूनिंग के बाद फटाफट उठना स्टार्ट हो जाएंगे, लीफ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। हूफ एंड हॉर्न मील बेसिकली प्लांट के लीफ ग्रोथ यानी कि हरे भरे पत्ते डेवलप करता है और बाद में प्लांट के लीफ के अंदर प्रोटीन्स का डेवलपमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से प्लांट के जो पत्ते होंगे वो थिक होंगे, हेल्दी होंगे और शाइनी होंगे। तो ये जो काम है हूफ एंड हॉर्न मील का, तो ये बेसिकली इसीलिए फ्रेंड्स हमने यूज़ किया है। अब फाइनली आएगा ब्लड मील। ब्लड मील ऑप्शनल है क्योंकि ये स्मेली है और बहुत सारे लोग इसकी दुर्गंध से भी परेशान होते हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करता। ये ऑप्शनल मैंने रखा है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। और ब्लड मील का एक ही बेसिकली काम होगा, वो है हाई नाइट्रोजन। ये सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा प्लांट को और ज़्यादा कोई भी ज़्यादा एक्टिविटी ब्लड मिल में नहीं होगी। तो ये इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ऑप्शनल रखा है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे सर क्या हम होममेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे कि किचन वेस्ट वो सब। देखिए अभी वो किचन वेस्ट वो सब यूज़ मत करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रॉ फर्टिलाइज़र होता है, वो बिल्कुल भी सूखा हुआ नहीं रहता और जैसे ही वो मीडिया में आप डालोगे तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपके प्लांट के अंदर रॉटिंग क्रिएट हो सकती है। तो ये फर्टिलाइज़र जो अभी मैंने आपको बताया, ये फर्टिलाइज़र का एक कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हो। मैंने जैसे कि स्क्रीन पे आपको बताया है कैसे कैसे हमें कौन से फर्टिलाइज़र कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, तो वो हिसाब से आप वो फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हो।
तो ऑर्गेनिक फीडिंग सबसे पहले हमें तैयार करनी है और ऑर्गेनिक फीडिंग ही हमें सबसे पहले हमें रोजेज के अंदर प्रोवाइड करना है। इससे आपके प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास फाइब्रस रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हम फीडर रूट्स। फीडर रूट्स जैसे ही आपके प्लांट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका प्लांट प्रूनिंग के बाद फटाफट शूट्स मारना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक चीज़ होगी। अभी जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्लांट के अंदर अभी क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मेरे यहाँ क्लाइमेट ऐसा है कि कभी कभार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार हमारे प्लांट के ऊपर बहुत तेज़ सनलाइट आ जाती है। तो ऐसा मिक्स क्लाइमेट चलता रहता है। तो जब बारिश आती है तब मैं पानी नहीं देता, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद गर्म हो जाता है एकदम क्लाइमेट और बाद में प्लांट को पानी की ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसा टाइप का मिक्स क्लाइमेट चल रहा है मेरे यहाँ और बहुत ही वायरल फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो उसका रिजल्ट जैसे कि देख रहे हो ऐसा होगा। लेकिन अभी भी हमें प्लांट के पीछे कोई भी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, प्रूनिंग के टाइम निकल जाएगी। जो पत्ते हैं, इन्फेक्टेड लीव्स है, वो सारे पत्ते हमें उतारने होंगे, उसके बाद ही हमें प्रूनिंग करनी है। पत्तों के साथ हमें प्रूनिंग नहीं करनी है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपके प्लांट के पत्ते डैमेज हो रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, और अगर आपके प्लांट की जो स्टेम है कुछ ख़राब हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि फ्लावर्स पे पेस्ट लगे हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि देख रहे हो ये सारा प्रूनिंग के दरमियान निकल जाएगा और प्लांट के पत्ते भी प्रूनिंग के दरमियान निकल जाएंगे। तो अगर आपके प्लांट के पत्ते डैमेज हो रहे हैं, माइट्स थ्रिप्स वगैरह लग रहा है, फंगस लग रहा है, तो लगने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। फ्लावरिंग्स भी अभी कट नहीं करना है, फ्लावर्स को सूखने दीजिए। जैसे कि देख रहे हो ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को ऐसे सूखने दीजिए, और जो स्टेम ऐसे ऊपर से ख़राब हो रही है तो उसको होने दीजिए। तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है मेरे रोजेज़ के अंदर। तो बारिश का पानी तो भरपूर जाता है प्लांट में। अगर जब बारिश नहीं होती है तो मैं अपनी साइड से भी थोड़ा पानी दे देता हूँ प्लांट को। धीरे धीरे जितने लीव्स डैमेज होने वाले हैं वो अपने आप डैमेज होके गिर जाएंगे, और फाइनली प्रूनिंग से पहले पहले अगर जो भी लीव्स नहीं निकले हैं उसको मैं कैसे निकालता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये आज की वीडियो है जो अभी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।